हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस क्लासेस। हम आपको अपने चैनल पर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करा रहे हैं। हमने अभी पॉलिटी की सीरीज चालू की है, तो हमारे 2 वीडियो पहले ही आ चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने पॉलिटी की 2 चैप्टर्स करा दिए हैं। हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके प्रस्तुत हुए हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पॉलिटी के क्वेश्चन आपके सभी पेपर में देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के आपके स्टेट लेवल तक के एग्जाम होते हैं, उनमें आपको पॉलिटी का पोर्शन देखने को मिलता है। आपके सुपर टेट में आपका एसएसटी का जो पोर्शन आता है, उसमें आपका पॉलिटी का भी पोर्शन होता है। आपका पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों ही सब्जेक्ट आपके इंक्लूड होकर एसएसटी में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पॉलिटी के क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएँ, आप पॉलिटी के क्वेश्चन में अपने नंबर ना कटाएं, तो इस वजह से हम आपको पॉलिटी की सीरीज करा रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि आप चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ें, कोऑर्डिनेट करें, लिंक करें एक दूसरे से चीज़ों को कि क्या हुआ तो उसका प्रभाव कैसे पड़ा। तो आप इस तरह से पढ़िए तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, ज़्यादा समराइज रहेंगी। आप जब भी मनन करेंगे तो आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी दिमाग में। तो फ्रेंड्स, आइए हम अपनी तीसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था, भारतीयों ने अपना आप की आज़ादी की मांग रखी थी, अपनी स्वाधीनता की मांग रखी थी अंग्रेज़ों के सामने। पर अंग्रेज चाहते थे कि हम वर्ल्ड वार सेकंड में उनका साथ दें। पर भारतीय लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि एक तो भारतीय लोगों पर अंग्रेज पहले ही शासन कर रहे थे, और शासन ही नहीं, क्रूर शासन कर रहे थे। और उसके बाद हम ही उनका साथ दें, तो अंग्रेजों का साथ देना भारतीयों को गवारा नहीं था। तो भारतीय नहीं चाहते थे कि हम उनका साथ दें। और एक रिस्क फैक्टर भी था कि भाई भारतीयों के ऊपर जानलेवा हमला हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे, क्योंकि उस समय जो और देश थे और कंट्री थे ज़्यादा सक्षम थे। तो हमारी कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हम भारतीय लोग अंग्रेजों का साथ दें। और अंग्रेज अड़े हुए थे कि हमें आज़ाद करेंगे इसी कीमत पे कि हम उनका साथ दें। तो यही सब विरोध चलते गए और दिन आया कि भारतीय छोड़ो आंदोलन का ऐलान करने की बात आई 1942 में। पर भारतीय चाहते थे कि वो देख चुके थे कि हम अगर अंग्रेजों की बात मानते हैं तो अंग्रेज हमारे यहाँ से जब जाएंगे तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उन्होंने, स्कूल कॉलेजेस जितना भी सब कुछ उन्होंने काम किया है एक हमारे देश को प्रोग्रेस कराने के लिए, तो वो सब ये तोड़ते जाएंगे ताकि हम भारतीय लोग उसका यूज़ ना कर सकें। क्योंकि उन्होंने देखा था कि दक्षिण पूर्व एशिया से जब अंग्रेज जा रहे थे तो वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, सब बिल्डिंग, स्कूल कॉलेजेस सब तोड़ते जा रहे थे कि ताकि वहाँ के लोग उनके बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ ना कर सके, प्रोग्रेस ना कर सके, अपने दोबारा से बनाए जिसमें उन्हें समय गंवाना पड़े और उनका टाइम लगे। तो फ्रेंड्स, ये भारत में आके अंग्रेजों ने काम तो काफ़ी किए थे। तो हम भारतीय भी नहीं चाहते थे कि जितना उनका सब कुछ बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर वो तोड़ के जाएं। इसलिए गांधी जी ने सोचा कि अगर हम उनकी बात मानेंगे और वो निकलेंगे हमारे देश से, हमें किसी कीमत पर आज़ादी देंगे, तो वो जाते समय ऐसा ही करेंगे जैसे उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में किया। इसलिए फ्रेंड्स, योजना ये बनाई गई कि हम ऐसा कर कुछ करते हैं कि हमें छोड़ के ना जाए अंग्रेज, हम अंग्रेजों को खुद ही अपने देश से निकाल फेंकें। तो फ्रेंड्स, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। तो आगे देखते हैं। 1942 में भारतीयों ने देखा जब अंग्रेज दक्षिण पूर्व एशिया से वापस जा रहे थे तो उस एरिया के बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ते जा रहे थे। तो भारतीयों ने सोचा जब वह भारत से जाएंगे तो भारत में भी सेम ही करेंगे, सेम तोड़फोड़ करेंगे, यही कार्य उनका होगा। तो भारतीयों ने सोचा कि जब अंग्रेज जाना चाहें भारत से, उससे पहले हम खुद ही इनको निकालें ताकि वे भारत में जाते जाते तोड़फोड़ ना कर सकें। तो महात्मा गांधी ने नेहरू जी को बुलाकर कांग्रेस का नया अधिवेशन बुलाया, भारत छोड़ो आंदोलन। पर फ्रेंड्स, इतना बड़ा अधिवेशन, इतनी बड़ी सत्ता अंग्रेजों की हो चुकी थी, उसे हटाने के लिए लोगों को इकट्ठा करना, एक बहुत बड़ी जनसंख्या चाहिए थी। तो ये अधिवेशन इतनी जल्दी नहीं बुलाए जा सकते थे, इसके लिए भी बहुत सारे काम करने होते थे। तो गांधी जी ने अधिवेशन बुलाना चाहा। गांधी जी ने नेहरू जी से बात कही। तो नेहरू जी ने गांधी जी को बोला अधिवेशन इतनी जल्दी कैसे बुलाया जा सकता है। तो गांधी जी ने गुस्से में बोला कि मैं भारत की बालू से नई कांग्रेस खड़ी कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, ये एक
जो नारा और कोटेशन कह दीजिए जो उन्होंने दिया कि मैं भारत की बालू से नई कांग्रेस खड़ी कर सकता हूँ, ये एक स्टेटमेंट, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कई बार ना एग्जामिनर स्टेटमेंट दे के पूछ लेता है कि ये किसने कहा। फिर कुछ ही दिनों में नेहरू जी ने बॉम्बे में अधिवेशन बुलाया। बॉम्बे में अधिवेशन बुलाया, कहाँ बुलाया गया? ग्वालियर टैंक के मैदान पे। और कहा गया 9 अगस्त 1942 को हम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करोड़ मरो का नारा दिया। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, करोड़ मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू किया था, जब ही दिया था। पर फ्रेंड्स देखिए, अंग्रेजों को हमारे यहाँ से मुनाफा मिल रहा था, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, और ये सोने की चिड़िया वो खाली करते जा रहे थे। इतना मुनाफा कमा रहे थे, तो इतनी जल्दी वे जाना को इच्छुक तो थे नहीं कि वो अपनी मर्जी से चले जाएंगे, इतने अच्छे लोग थे, तो ऐसा नहीं हुआ। तो अंग्रेजों ने भी षड्यंत्र रचा, एक चाल चली कि 9 अगस्त को आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होना था, तो 8 अगस्त को देर रात गांधी जी के साथ बड़े नेता, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। बड़े नेताओं को अरेस्ट होने के बाद आंदोलन वह रूप नहीं ले पाया जो गांधी जी ने सोचा था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी बोला जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगस्त क्रांति किसे बोला जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को। तो ये आपको पूछ लेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य नाम क्या है? अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने वेवल को भारत भेजा। 1943 में वेवल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करने की योजना बनाई और एक वेवल प्लान बनाया, जो प्लान उन्होंने मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के सामने प्रस्तुत किया। वेवल प्लान 4 जून 1945 में वेवल ने मुस्लिम लीग व कांग्रेस के सामने प्रस्तुत किया। तो ये 4 जून 1945 में आपका वेवल प्लान आया। आप इस डेट को याद रखेंगे, आप डेट हमेशा याद रखेंगे, पॉलिटी में ये पूछ लिए जाते हैं, ये आपको पूछ लेगा, किसी भी तरह से आपको पूछ लेगा। वेवल ने कहा वायसरॉय की परिषद में वायसरॉय तथा हेड को छोड़कर सारे सदस्य भारतीय होंगे। देखिए, भारतीयों को लुभाना था, तो उन्होंने कहा कि वायसरॉय की परिषद में वायसरॉय तथा हेड को छोड़कर सारे सदस्य भारतीय होंगे। दूसरी बात कही गई कि वायसराय की परिषद में जितने हिंदू होंगे उतने ही मुसलमान लोग होंगे। वेवल की तीसरी बात थी कि वेवल प्लान की बातों पर समझौता कराने के लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस को शिमला लेकर जाया जाएगा। देखिए, आपके एक आता है कि शिमला समझौता किसे कहा जाता है। तो जो आपकी वेवल योजना थी जो 1945 में आई थी, उसे ही आप शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हो जाते हैं और नई पार्टी, कई तरह की पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, नई नई पार्टियां वहाँ चुनाव लड़ रही थी, तो एक नई पार्टी उभर के आई जो क्लीमेंट एटली की पार्टी थी। क्लीमेंट एटली पार्टी के नेता थे और वे वहाँ पर जीत को प्राप्त हुए, वहाँ उन्हें जीत मिली। और ये एक लिबरल उदारवादी व्यक्ति था जो क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली की पार्टी वहाँ जीती थी और एक ये उदारवादी लिबरल व्यक्ति थे। इन्होंने कहा भारत की आज़ादी भारतीयों का अधिकार है। 14 मार्च 1946 में ये इंग्लैंड के संसद हाउस ऑफ कॉमन में खड़े होकर बोलते हैं भारतीयों की आज़ादी दी जानी चाहिए, भारतीयों को आज़ादी दी जानी चाहिए। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे को कर लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये की लिखा गया है, को कर लीजिएगा। भारतीयों को आज़ादी दी जानी चाहिए, वह उनका अधिकार है। एडली साहब को भी भारतीय दुर्दशा के बारे में पता था कि भारतीय कितनी बुरी स्थिति में है, कि अंग्रेज जाकर वहाँ क्या कर रहे हैं। इन्होंने 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा। इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग भारत आए। आइए देखते हैं ये 3 लोग कौन थे। एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये आपके कैबिनेट मिशन में ये 3 व्यक्ति भारत आए थे। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इन तीनों में पैथिक लॉरेंस थे, क्योंकि यह व्यक्ति भारतीय मामलों को लेकर सबसे बड़ा अधिकारी था। आइए आगे देखते हैं। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की मांग सुनी। इन्होंने मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना जो थे से पूछा तुम्हारी मांग का क्या आधार है। भाई देखिए, इतना बड़ी मांग रख रहे हैं कि आप हिंदुस्तान से एक अलग हमें पृथक पाकिस्तान दीजिए। तो उन्होंने पूछा कि भाई जिन्ना तुम्हारी ये जो मांग है पृथक पाकिस्तान का, इसका कुछ आधार भी तो होगा। तो आइए उस आधार को सुनते हैं।
जिन्ना ने बोला कि मुसलमानों को भारत में अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए मैं मुस्लिम के लिए पृथक पाकिस्तान चाहता हूँ। पर लॉरेंस ने तर्क दिया कि मुस्लिम भारत में जगह जगह बटे हुए हैं, जो विभाजन फिर हम अगर करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, क्योंकि भाई अलग अलग इलाके में, कोई नॉर्थ में कोई साउथ में, तो किस तरह से विभाजन करा जाएगा देश का। इसलिए लॉरेंस के कहने पर संविधान सभा को जो 389 सीटें दी जानी थी, संविधान सभा को जो लॉरेंस देना चाहते थे 389 सीटें, कहते थे कि आप भाई अपनी सभा बनाइए, हम इतनी सीटें भारतीयों को रखेंगे। तो इस पर उन्होंने जिन्ना से आग्रह किया कि तुम मुसलमानों के निर्वाचन के लिए लड़ो, आप मुसलमानों की सीट के लिए लड़ो, आपके मुसलमानों का पृथक निर्वाचन पाओ, ताकि आपको इस तरह का ऐसा एहसास ना हो कि आप हिंदुओं के उसमें हैं और आपको एक पृथक पाकिस्तान लेने की मांग ना उठे, आप यहाँ पर राज करिए। तो जिन्ना को संविधान सभा के चुनाव में भाग लेने को लॉरेंस ने राजी कर लिया। अब टोटल सीट थी 389। तो ये 389 सीट का हम आपको बताते हैं कि इसका बंटवारा कैसे हुआ। 389 सीट में 296 सीट्स किसकी थी? ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रांतों को दी गई 296 सीट थी, और 93 क्या थी? देसी रियासतों को दे दी गई थी। जो 296 सीट ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रांतों को दी गई थी, उनको तो जो ये था ना, उनका प्रत्यक्ष चुनाव होना था, और जो 93 सीटें देशी रियासतों को दी गई थी, उनका मनोनयन होना था, नॉमिनेशन होना था। ये 296 सीट भी 3 जगह बटी, मुस्लिम में, सिख में और अन्य में। मुस्लिम व सिख को सेपरेट इलेक्टोरल, पृथक निर्वाचन दे दिया गया। आइए जानते हैं कि पृथक निर्वाचन क्या होता है। पृथक निर्वाचन अगर मुस्लिम या सिख को दिया गया, तो वहाँ पर जहाँ पे आपने कह दिया कि भाई इस इलाके में मुस्लिम और सिख को पृथक निर्वाचन दे दिया गया है, तो वहाँ पे कोई मुस्लिम कैंडिडेट या फिर सिख कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। पृथक निर्वाचन का मतलब हुआ ये, क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र में मेजॉरिटी पृथक निर्वाचन के लोगों को ही दी जाएगी। और तीसरा था कि भाई मुसलमानों को और सिख को दिया है, और अन्य में कौन थे? सभी धर्मों के लोग थे। अंग्रेज चाहते थे कि मुस्लिम जीतें, क्योंकि वे कांग्रेस के एंटी थे। ये जो चुनाव हुए हैं, ये ब्रिटिश प्रोविंस के होने थे, अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट होने थे। देखिए, चुनाव 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने कहा है, जो ब्रिटिश प्रांतों के चुनाव थे वो अप्रत्यक्ष होने थे, और बाकी 93 सीटें देसी रियासत को दी गई थी, जिनका नॉमिनेशन होना था, मनोनयन होना था। तो प्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं? जहां जनता वोट डाले, जैसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं ना, तो प्रत्यक्ष चुनाव कहलाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है यहाँ जनता वोट नहीं डाल सकती, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, विधान परिषद का चुनाव हुआ, यहाँ पर हम लोग वोट नहीं डालते, जबकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही वहाँ वोट डालते हैं। मई 1946 में चुनाव हुआ और 16 अगस्त 1946 में रिजल्ट आया। चुनाव का 208 सीट कांग्रेस को मिली और 73 मुस्लिम लीग को मिली। अब आइए देखते हैं कि जो जिन्ना का मंशा थे कि वो 389 सीट पे चुनाव लड़े, तो उसमें उसे कितनी सीट प्राप्त हुई है, ये हम आपको अपने अगली वीडियो में बताएंगे। कि 296 टोटल सीटें थी हमारी, 389 296 में जो वो लड़ना चाहते थे ब्रिटिश प्रांतों में, मुस्लिम को एक पृथक निर्वाचन दिया था, तो उसमें जिन्ना सोचते थे कि उन्हें ज़्यादा सीटें प्राप्त होंगी, पर जो उनकी सोच थी वह उलट गई। उसके बाद क्या होता है, ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में लेकर प्रस्तुत होंगे। फ्रेंड्स, मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए माय चैनल। फ्रेंड्स, थैंक यू।